अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में जो है वो मैं आपको फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के हवाले से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और पेपर के हवाले से कुछ अहम बातें जो वो बताऊंगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि आप इस अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे जो है वो बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, बहरहाल जो है वो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स की जो है वो बुक का जो है वो कुछ पोस्टमार्टम करते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको जो है वो आप लोग ज़्यादा जिन पर फोकस करें। मेरा पिछला 15 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो वो अगर इन एक एक चैप्टर को कुछ गो थ्रू मैं आपको कराने लगूँ तो जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से चूँकि जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, जस्ट आपने जो है वो डायमेंशंस वाले टॉपिक्स पर फोकस करना है। जो आपको डायमेंशंस मालूम करना आना चाहिए, डायमेंशंस मालूम करना का तरीक़ाकार आपको जो वो पता होना चाहिए। ख़ास तौर पे विस्कासिटी, प्रेशर, डेंसिटी, इस तरह की जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनकी जो आपको डायमेंशन मालूम करना आनी चाहिए। कैपिटल जी की जो वो अक्सर जो वो डायमेंशंस पूछी जाती हैं, आपको कैपिटल जी की डायमेंशंस आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बात की जाए इस चैप्टर में तो जो वो डायमेंशंस अगर पूछी जाएँ आपसे कि वो कौन सी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी जो वो कोई डायमेंशंस नहीं होती, तो उनमें जो है वो आम तौर पर ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि यूनिट लेस हैं, लाइक एस आप जो है वो थीटा को देख लें, एंगल्स को देख लें। एंगल्स जो वो आम तौर पर हमारे पास यूनिट लेस हम उन्हें जो कंसीडर करते हैं तो आम तौर पर हमारे पास उनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसी तरह से आप जो है वो स्ट्रेन को देख लें, स्ट्रेन के कोई यूनिट नहीं होते, स्ट्रेन के भी फिर कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो डायमेंशंस वाले टॉपिक को जो है आपने कवर करना है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है वो पेपर का हिस्सा बनने हैं। तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि जो है वो क्या जो डायमेंशन एनालिसिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स की डायमेंशंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता है या नहीं देता। तो इसका अगर जो है वो राइट ऑप्शन तो दोनों यस और नो में आप दोनों में जवाब दे सकते हैं। कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो वो डायमेंशंस नहीं होती, लाइक एज आप देख लें टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट वाले फार्मूले में 2 पाई एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। इसी तरह से आप जो है वो स्टोक्स लॉ वाले फार्मूले में देख लें एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी में 6 पाई की कोई डायमेंशन नहीं है। लेकिन ईच एंड एवरी फार्मूला के केस में ऐसा नहीं होता। कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी जो वो डायमेंशंस डेफिनेटली जो वो एग्जिस्ट करती हैं, लाइक एज आप जो हुक लॉ को अगर आप कंसीडर करें एफ इज इक्वल टू के एक्स जो वो फार्मूला होता है, तो यहाँ पे के जो है वो एक कांस्टेंट है जिसकी जो वो डायमेंशंस मौजूद हैं। तो कहने का मतलब डायमेंशंस होती भी हैं कांस्टेंट्स की और डायमेंशन नहीं भी होती। एक और वहाँ पे जो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन जो वो एग्जिस्ट करता है कि ऐसे क्या ड्रॉबैक्स हैं जिनकी बुनियाद पर जो हम सिंपल पेंडुलम को एज अ टाइम स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर सकते। ऑफन आस्क्ड, ये जो वो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में काफ़ी दफ़ा ये पूछा गया है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए और डायमेंशंस की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से जो है नहीं पूछे जाने, लेकिन जो आमतौर पर न्यूमेरिकल्स को एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है, लाइक एज ए इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। तो अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है कि आप प्रूव करें कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। आपको पता है कि आमतौर पर अगर जो वो कोई इक्वेशन हो, उस इक्वेशन की जो वो दोनों साइड्स की डायमेंशन जो वो सेम है तो फिर जो वो इक्वेशन जो है वो करेक्ट होती है। तो आपने ई की डायमेंशन मालूम करनी है। ई की डायमेंशन मालूम करने के लिए जो आप ई इज इक्वल टू सिंपल जो है वो 1/2 एम वी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लें। एम सी स्क्वायर की डायमेंशन मालूम करें, दोनों की डायमेंशन जो सेम आएगी तो बोथ की डायमेंशन सेम आने पे ये इक्वेशन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर जो कि आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ये तो पहले चैप्टर का कुछ पोस्टमार्टम था और यही जो है वो मेजर क्वेश्चन जो है इसमें से पूछे जाते हैं। सेकंड चैप्टर को मैं एनालिसिस अगर करना चाहूँ तो पहले नंबर पर जो लॉन्ग क्वेश्चन में M3 चैप्टर का आर्टिकल है वो जो है वो वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अगर ये सवाल जो इम्तिहान में आ जाता है तो आप जो है वो
पहले जो वो कंसीडरिंग वाला जो पैराग्राफ है ऊपर वो लिखें, उसके बाद जो वो नीचे उसकी डायग्राम बनाए वेक्टर्स को ऐड करके, जो वो जैसे बुक के ऊपर डायग्राम बनी हुई है उस डायग्राम को जब वो वैसे जो स्केच करें, उसके बाद मैथमेटिक्स को स्टेप बाय स्टेप लिखें और उसके फिर लास्ट में जो पॉइंट्स जो आपने मैथमेटिक्स जिस अंदाज से और वेक्टर्स को जैसे ऐड किया आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड के जरिए, वैसे वैसे जो है वो फिर उसे जो आप पॉइंट्स की शक्ल में लिख दें। इसके बाद जो वो इस चैप्टर में दूसरे नंबर पर जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में अक्सर जो पूछ लिया जाता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट की आपको करैक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। ये टॉपिक भी अक्सर जो इम्तिहान में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो वो काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। अगर मैं जो इस चैप्टर के एमसीक्यूज के हवाले से आपको कुछ ट्रिक्स बताना चाहूँ कि एमसीक्यूज इस चैप्टर में किस तरह की पूछी जाती हैं, तो फिर आपको जो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आई क्रॉस के किस चीज़ के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए जे क्रॉस के किस चीज़ के बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए आई क्रॉस आई किस चीज़ के बराबर होता है, आपको आई डॉट जे के बारे में कंसेप्ट होने चाहिए। कहने का मतलब अगर आपको करैक्टरिस्टिक्स आती हैं तो इस तरह इन टॉपिक्स में से अक्सर जो ऑब्जेक्टिव्स जो वो इसी तरह की पूछी जाती हैं। एग्जामिनर पूछ लेता है अक्सर आई डॉट जे क्रॉस के किस चीज़ के बराबर है। इस तरह की ऑब्जेक्टिव जो वो आमतौर पर एग्जामिनर पेपर में जो वो अक्सर पूछता रहता है। अगर इस तरह के ऑब्जेक्टिव आ जाएं तो ब्रैकेट के अंदर मौजूद जो चीज़ पहले है, मिसाल के तौर पर वो पूछ लेता है आई डॉट जे क्रॉस के किस चीज़ के बराबर है, तो आप जो पहले जे क्रॉस के अपने जहन से पूछे वो किस चीज़ के बराबर है, डेफिनेटली वो आई के बराबर होता है। तो फिर अपने आप से पूछे कि आई डॉट आई किस चीज़ के बराबर है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स अगर आपको आती हैं तो ये जो है वो आपसे हो जाता है। इसके अलावा जो वो आमतौर पर जो और ऑब्जेक्टिव जो यहाँ इस चैप्टर से आमतौर पर हमारे पास टार्क से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। याद रखिएगा टार्क वेक्टर क्वांटिटी है। टार्क राइट हैंड रूल की जो आमतौर पर रूल से जो उसकी डायरेक्शन फाइंड की जाती है। उसके बाद जो वो इसके यूनिट जो वो न्यूटन मीटर होते हैं और इसकी डायमेंशन मिलती जुलती होती हैं वर्क और एनर्जी के साथ। एक बात याद रखिएगा, वर्क एनर्जी टार्क की जो डायमेंशन होती हैं वो मिलती जुलती होती हैं। इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं, लाइक एज एक शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि क्या वेक्टर्स और स्केलर्स को ऐड किया जा सकता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि क्या वो जो वो जीरो को हम नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। इस तरह के जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आमतौर पर इन पर भी थोड़ा सा आपने फोकस करना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी जो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है आई थिंक जो वो जिसमें जो वो यूनिट वेक्टर मालूम करना है, आई थिंक वो तीसरा है या चौथा है इसका, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें जो 6 3 स्क्वायर रूट की कुछ वैल्यूज दी गई हैं, लास्ट में वो न्यूमेरिकल जो वो आमतौर पर वहाँ पे मौजूद है। तो उस न्यूमेरिकल को भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते वक्त उस पर भी ग्रिप रखें। तीसरे चैप्टर की बात कर लेते हैं। तीसरे चैप्टर का ताल्लुक जो वो दूसरे चैप्टर के साथ है। दूसरे चैप्टर में से अगर जो एग्जामिनर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो तीसरे चैप्टर में से जो वो फिर जो आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछ लेगा। अगर वो पहले चैप्टर में दूसरे चैप्टर में से वो जो है वो न्यूमेरिकल पूछ चुका तो तीसरे चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तीसरे चैप्टर में कि वो कौन कौन से अहम लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिनको आप जो वो आखिरी इन दिनों में अच्छी तरह से अपने जो प्रैक्टिस से गुजारें, तो एज अ टीचर मेरा आपको मशवरा है कि इसका अहम तीन लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन। अक्सर एग्जामिनर जो प्रोजेक्टाइल मोशन और उसके जो वो आमतौर पर केसेस को जो वो पूछ लेता है, आमतौर पर उससे रिलेटेड जो वो कुछ बातें जो वो पूछी जाती हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक पर जो वो आपको ग्रिप होनी चाहिए। प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक पर अगर आपको ग्रिप होगी तो ये अक्सर पूछा जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला टॉपिक जो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। इसी तरह से इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाला एक टॉपिक है, उसे भी जो आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस उसकी भी जारी रखें। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से जो अक्सर जो एग्जामिनर पूछता है जो वो आप ये बताएं कि वो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर जो वो आमतौर पर इनकी जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन से मूव करते हुए ऑब्जेक्ट की वो मैक्सिमम होती है, और वो कौन से पॉइंट है जहाँ पे जिसकी मिनिमम होती है। एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो एग्जामिनर अक्सर पूछता रहता है इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन में जो वो क्या फ़र्क है। तो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में आपको फ़र्क और उसके एग्जाम्पल्स पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। इसी तरह से तीसरे चैप्टर में से अक्सर जो एग्जामिनर पूछता है कि इम्पल्स क्या है और इम्पल्स को मोमेंटम के हवाले से जो वो आप उसे जो वो आप रिलेट करें, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इम्पल्स क्या होती है। और इम्पल्स एक और अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दरमियान वाल
में से कि डज अ मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स, तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो इम्पल्स रख भी सकते हैं, होती भी है इनकी और नहीं भी होती, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर तो यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो आमतौर पर उसकी जो वो इम्पल्स जो वो नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन से हरकत करते हुए जिस्म के जो एक्सेलरेशन जीरो होगा, फोर्स जीरो होगी तो फिर जो है वो इम्पल्स जीरो होगा। इसी तरह से अगर जो वो नॉन यूनिफॉर्म वे से कोई बॉडी जो मूव की जा रही है तो फिर उसका एक्सेलरेशन होगा, डेफिनेटली एक्सेलरेशन होगा, तो फिर जो वो फोर्स और जो वो इम्पल्स के बारे में हम कुछ बातें कर सकते हैं जो कि आपको पता है। तो ये कुछ इस चैप्टर से मैंने कुछ बातें आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बातें बताएं। ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से अगर मैं इस चैप्टर में आपको कुछ सजेशन देना चाहूँ तो इस चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव जो आपने आस्क जो पिछले बोर्ड के पेपर्स में जो अक्सर पूछी जाती रही, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन से अक्सर पूछी जाती हैं। एग्जामिनर अक्सर पूछता है कि आप ये बताएं कि नीचे दिए गए एंगल्स में से कौन सा ऐसे एंगल हैं जिन पर रेंजेस सेम है। ट्रिक ये होता है कि आप दोनों सारे ऑप्शन के गिवन जो एंगल्स हैं उनको जमा करें, मतलब जो पहला ऑप्शन दिया गया उनके जो दो एंगल्स हैं उन्हें जमा करें। अगर जवाब 90 आता है तो इसका मतलब ये राइट ऑप्शन है। अगर दूसरे बी को फिर देखें, अगर वो 90 है तो इसका मतलब दोनों एंगल्स को अगर आप जमा कर लें तो जिसका जवाब जो 90 आता है तो वो फिर जो वो आमतौर पर मैक्सिमम रेंज उस पर हो सकती है। या फिर आप उस फार्मूले से भी इसे देख सकते हैं, एक एक करके एक जो वो vi²/g sin 2θ वाले फार्मूले से भी इसे चेक कर सकते हैं। इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट सेम होते हैं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है आइसोलेटेड जो सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सटर्नल फोर्स यानी कि F = 0 होती है, जो वो फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रही होती। तो ये छोटी छोटी ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एग्जामिनर आपसे यहाँ से इस चैप्टर में से पूछ सकता है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इसमें जो वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। 10वां एक न्यूमेरिकल है जिसमें जो है फुटबॉल प्लेयर का कोई जिक्र है, 10 मीटर थ्रो वो बॉल को करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आई थिंक इनिशियल स्पीड जो वो फाइंड करनी है, अक्सर एग्जामिनर पूछता रहता है। एक और न्यूमेरिकल है जिसका थीटा जो वो 76 डिग्री जो वो आमतौर पर उसका जवाब आता है। एग्जामिनर अक्सर इस न्यूमेरिकल को भी पिछले सालों में जो वो पूछता रहा है। तो ये दूसरे और तीसरे चैप्टर का कॉम्बिनेशन के हवाले से ये चैप्टर्स को मैंने इसका कुछ आपको बताया। अब चलते हैं हम चौथे चैप्टर के तरफ जिसका ताल्लुक जो 8वें चैप्टर के साथ है। चौथे चैप्टर में से जो लॉन्ग क्वेश्चन और उसका एक पार्ट जो वो यहाँ चौथे चैप्टर में से बनेगा और एक पार्ट जो वो 8वें चैप्टर में से बनेगा। चौथे चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में एग्जिस्ट करता है। इंटर कन्वर्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, लास्ट में ये टॉपिक जो वो चैप्टर के एंड पर ये टॉपिक जो वो एग्जिस्ट करता है। अगर इस चैप्टर के दूसरे M3 लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को भी एग्जामिनर जो वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बना सकता है। इसके अलावा इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स एज अ कंजर्वेटिव फोर्स को भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एग्जामिनर इस साल पूछ सकता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए इस चैप्टर में से कौन से M3 शॉर्ट क्वेश्चन है जो ऑथेंटिक हैं, जो इम्तिहान में जो वो पूछे जा सकते हैं। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि एक गर्ल है और उसके पास जो वो एक कप है तो वो मूव करती है, मूव करने के बाद जो वो आगे जो वो स्लिप हो जाती है, स्लिप होती है तो फिर क्या एनर्जी चेंजेस आती हैं। इस तरह का एक शॉर्ट क्वेश्चन है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एक्सरसाइज में जो वो है जो बार बार पूछा जाता है कि 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है। तो 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी आपको पता होना चाहिए और इस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इस चैप्टर में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ऑटोमोबाइल रिलेटेड उसकी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है कि ऑटोमोबाइल है, लास्ट में जो छठा शायद या छठा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल है वहाँ पे कार का जो वो आमतौर पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं और फिर उसकी मेरे ख्याल में आपने जो वो बताना है कि उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स कितनी जो है वो अमल कर रही होगी और ये कुछ बातें आपने वहाँ उस में जो डिस्कस की गई हैं। अगर बात की जाए इस चैप्टर के जो वो अगर MCQs की तो इस चैप्टर में से जो वो MCQs भी पूछे जाते हैं। MCQ जो वो वर्क और जब वो पावर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूछी जाती हैं। एक बार बार पूछी जाने वाली ऑब्जेक्टिव है कि इनमें से आपने ट्रेस करना होता है कि इनमें से कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है। तो आपको 3 फोर्सेस पर ग्रिप पता होना चाहिए। एक जो वो इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स है, एक जो वो आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक जो वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये तीनों फोर्सेज जो वो कंजर्वेटिव हैं, बाकी सारी फोर्सेज जो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो वो कंसीडर की जाती हैं। इसी तरह से आपको जो वो P = F.V
तरीका पता होना चाहिए कि फोर्स और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो जो पावर के बराबर होता है। इसी तरह से आपको जो पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कमर्शियल यूनिट हैं, 1 किलोवाट आवर में जो वो आमतौर पर 306 मेगा जूल होते हैं। इसी पेज के ऊपर के ऊपर जो आपका ये रिलेशन प्रूव्ड है, इसके साइड पर देखिए, साइड इंफॉर्मेशन में जो एक टेबल एग्जिस्ट करती है, उस टेबल को आपने गौर से पढ़ना है आखिरी रात, और उस टेबल में से आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक हीटर की जो वो आपसे इलेक्ट्रिकल पावर पूछी जा सकती है कि आप बताएं उसकी कितनी है, 2 किलोवाट है। इसी तरह से आपसे और भी जो वहाँ पे कुछ छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल पावर्स की वैल्यूज जो वो एग्जिस्ट करती हैं वो भी आपको आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अहम जो एनर्जी है वो हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। हीट एनर्जी इज़ मोस्ट एफिशिएंट एनर्जी इन द वर्ल्ड। तो ये इस चैप्टर का कुछ सम अप था जो आपके साथ मैंने शेयर किया। चलते हैं हम जो है वो 5वें चैप्टर की जानिब। 5वें चैप्टर का ताल्लुक जो है वो 5वें चैप्टर का ताल्लुक 6ठे चैप्टर के साथ है। इस साल 2021 के पेपर्स में 6ठे चैप्टर के साथ इसका ताल्लुक है। 5वें चैप्टर के अहम तरीन लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से सेंट्रीपिटल फोर्स को जो वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाता है। इसके अलावा जो है वो इस चैप्टर में अगर बात की जाए तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वाला एक टॉपिक है। इसी तरह से रियल अपेरेंट वेट वाला एक टॉपिक है। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा जो वो बैकबोन की हैसियत इस चैप्टर में रखते हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन, एक डाइवर है वो गोताखोर है, वो गोता लगाने की कोशिश करता है, तो एंगुलर मोमेंटम में क्या चेंजेस आएंगी, कैसे कंजर्व रखेगा वो अपना। इसी तरह से जब इस चैप्टर से रिलेटेड जब वो और आपसे पूछा जा सकता है कि एक मड है वो जो है वो बाइसिकल के टायर के साथ जो वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से जो वो जुड़ा हुआ है। बाइसिकल का टायर जो ही मूव करता है तो मड जो है वो वहाँ से उतर जाता है। तो कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं जो उसे उतारने में, और फिर ये मड जाता कहाँ है, इस तरह का जो शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। इसी तरह से दरमियान से अगर शॉर्ट क्वेश्चन वो पूछना चाहे तो आपसे जो है वो कुछ डेफिनेशन टाइप्स पूछ सकता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। ऑब्जेक्टिव के हवाले से मैं अगर आपको एडवाइस करना चाहूँ, इस चैप्टर को इग्नोर ना कीजिएगा। खासतौर पे इनर्शिया के वहाँ पे फार्मूलाज जो एग्जिस्ट करते हैं, इनर्शिया के फार्मूलाज को आप फिंगर टिप्स पे याद कीजिएगा। खासतौर पे I = mr² किसका है, 1/2 mr² किसका है, 2/5 ml² किसका है। तो ये फार्मूलाज आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। इसी तरह से इस पोर्शन को जब आपने हल किया होगा, वेलोसिटी के फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। 4/3 gh² किसका है, gh² किसका है, ये दोनों फार्मूलाज आने चाहिए। अक्सर एग्जामिनर ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है कि द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द हुक टू द वेलोसिटी ऑफ द डिस्क। तो जो वो आपने हुक वाले फार्मूले को फिर ऊपर रखना है और जो वो आपने डिस्क वाले फार्मूले को नीचे रखना है। इस तरह से आपने उसे सॉल्व कर लेना है तो आपके पास रेशियो आ जाएगी। इस चैप्टर के अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मौजूद है जो एक कार वाला न्यूमेरिकल है। वहां पे 40 किलोमीटर पर आवर जिसकी वेलोसिटी दी गई है, आई थिंक जो वो सेंटीमीटर फोर्स मालूम कर रही है। इसी तरह से ग्रामोफोन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वहां पे एग्जिस्ट करता है। एक 7वां न्यूमेरिकल है, वो भी बड़ा इस चैप्टर में जो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम 6ठे चैप्टर की जानिब, जो कि इस बुक का छोटा सा चैप्टर है और इस चैप्टर की बैकबोन, इस चैप्टर की जान जो वो बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन अक्सर जो एग्जामिनर जो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछता रहता है, तो आपको इस पे ग्रिप होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे ग्रिप होनी चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी को आपको पता होना चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन आमतौर पर जो वो स्विंग से रिलेटेड एक शॉर्ट क्वेश्चन है। किसी और शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़े ना पढ़े, उस शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से उस पर ग्रिप रखें कि स्विंग कैसे प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से वहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन जो वो एग्जिस्ट करता है, आप कार्बोरेटर ऑफ कार के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे वर्क करता है। इसी तरह से जो आपको पता होना चाहिए कि फ्लो की कितनी टाइप्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि टर्बुलेंट फ्लो और जो लैमिनर फ्लो ये क्या होते हैं। आइडियल फ्लूइड की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स आनी चाहिए। इस चैप्टर की अगर जो एमसीक्यूज की बात की जाए, छोटी छोटी एमसीक्यूज जो अक्सर पूछी जाती हैं और इस साल भी पूछी जाएंगी। रो जी एच के यूनिट किससे मिलते जुलते हैं? डेफिनेटली प्रेशर से मिलते जुलते हैं। आपको पता होना चाहिए रो जी एच के यूनिट प्रेशर से मिलते जुलते हैं। इसी तरह से एक दफा एग्जामिनर ने पूछा था कि बर्नौली इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का प्रोडक्ट किस चीज के बराबर होता है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो आमतौर पर पावर के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की पहचान जो डेंसिटी कांस्टेंट है। इसी तरह से आपको ये छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। आपको ये जो विस्कासिटी है इसके यूनिट पता होने चाहिए, ना भूलना। न्यूटन सेकंड मीटर -2 विस्कासिटी के कोएफिशिएंट ऑफ विस्कासिटी के यूनिट है।
इसी तरह से आपको ये छोटी छोटी बातों पर ग्रिप होनी चाहिए। आप इस चैप्टर को भी इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपके ये इस चैप्टर पे भी ग्रिप होगी। आप नेक्स्ट अब चैप्टर की जाने मूव करते हैं। 7वां चैप्टर है। 7वें चैप्टर में अगर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए, 7वें चैप्टर का ताल्लुक 11वें चैप्टर के साथ है। 7वें चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ से जो वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आमतौर पर एनर्जी कंजर्वेशन एंड एसएचएम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड एक सवाल है, वो वहां पे वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस चैप्टर की जो वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं कि कौन कौन से ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो यहां से पूछे जा सकते हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि रेजोनेंस का क्या रोल है, कौन से ऐसे कॉमन फिनोमिनाज हैं जहां पे रेजोनेंस इन्वॉल्व है। आपसे पूछा जा सकता है अगर एक बॉडी है, मीन से एक्सट्रीम का फासला वो ए है, तो एक पूरा चक्कर मुकम्मल करने में आमतौर पर उसे कितने एम्पलीट्यूड कवर करने पड़ेंगे, तो डेफिनेटली 4a। तो आपसे कैरेक्टरिस्टिक एसएचएम की पूछी जा सकती हैं, उस पर भी आपको ग्रिप होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल थे जो बार बार पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से बात की जाए तो ट्रिकी एमसीक्यूज आपसे सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, 2 सेकंड होता है। उसकी फ्रीक्वेंसी जो वो 0.5 हर्ट्ज होती है। इसी तरह से आपसे जो वो पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं लेंथ, याद रखिएगा 0.99 मीटर जो वो उसकी लेंथ होती है, या फिर 99.2 जो है वो उसकी जो है वो लेंथ है सेकंड पेंडुलम की। आपसे एक्सट्रीम पोजीशन के बारे में पूछा जा सकता है कि वहां पे मैक्सिमम कौन होता है। मीन के बारे में पूछा जा सकता है, वहां पे मैक्सिमम, तो मीन पर जो वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सट्रीम पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है और वेलोसिटी 0 होती है। आपको एक और बात भी बताता चलूं, अक्सर एक ऑब्जेक्टिव पूछ जाती है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किस चीज के बराबर होता है, तो डेफिनेटली 1 के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो डेफिनेटली 1 के बराबर होता है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि आप ये बताएं कि जो वो कौन सा पॉइंट है जहां पे काइनेटिक एनर्जी यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से हरकत करते हुए जिस्म का वो कौन सा पॉइंट है जहां पर आमतौर पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती हैं, तो दरमियान वाला मीन और एक्सट्रीम के दरमियान में जो पॉइंट एग्जिस्ट करता है, डेफिनेटली वहां पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होती हैं। अगर यानी कि फासला x हो तो x/2 वो फासला होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। मूव करते हैं हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जानिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 5वां न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर का 5वां न्यूमेरिकल जो वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ दी गई है, जी की वैल्यू दी गई है और आपने वहां पे जो फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड जो फाइंड करना है। इससे ऊपर वाला न्यूमेरिकल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लॉक का जिक्र है और कुछ के की वैल्यू दी गई है और जो वो इस तरह से आपने उसे सॉल्व करना है। 8वें चैप्टर की जाने मूव करते हैं। 8वां चैप्टर भी जो वो आमतौर पर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका ताल्लुक 4थे चैप्टर के साथ है। 8वें चैप्टर का इंपॉर्टेंट 3 सवाल स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, लैप्लेस और न्यूटन के कंसेप्ट हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। इस साल के हवाले से भी बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी जो वो क्वेश्चन ये है, तो इस पर भी जो है वो आप लोगों ने ग्रिप रखनी है। तो उसके बाद जो वो आपने जो वो अगर मैं बात करना चाहूँ इस चैप्टर के एक और सवाल की, और वो सवाल है कि टेम्परेचर जो कैसे जो डिपेंडेंट फैक्टर है वेलोसिटी पर जो वो, तो आमतौर पर हमारे पास Vt इज इक्वल टू हमारे पास V0 जमा 0.1 t वाला जो फार्मूला है उसे प्रूव करना, तो ये भी अक्सर पूछा जाता है। इस चैप्टर के अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अक्सर पूछा जाता है कि साउंड क्यों जो वार्म एयर में ज्यादा जो वो तेजी से मूव करती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर के। इसी तरह से पूछा जाता है सॉलिड्स में जो वो आवाज क्यों जो वो तेजी से मूव करती है एज कंपेयर टू जो वो गैसेस के। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि स्टेशनरी वेव क्या है, नोड एंटी नोड के बारे में अक्सर पूछा जाता है। क्रस्ट ट्रफ की डेफिनेशन पूछी जाती है। पूछा जाता है कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है, तो V इज इक्वल टू E/ρ स्क्वायर रूट। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तो फैक्टर आपको आसानी से पता चल जाएंगे। याद रखिएगा प्रेशर इंडिपेंडेंट फैक्टर है। प्रेशर जो वो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर पर कोई डिपेंड नहीं करता। एक और बात भी याद रखिएगा, देखिए 280 मीटर फी सेकंड स्क्वायर वेलोसिटी जो वो कैलकुलेट की जो न्यूटन ने 332 333 ये आप पढ़ते रहते हैं। लैप्लेस एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है 333 और जो 332 जो वो लैप्लेस की
फाइंड करदा जो वो वैल्यूज हैं। लेकिन एक दफ़ा एग्जामिनर ने पूछा कि स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में डेफिनेटली जो आवाज़ ट्रेवल नहीं कर सकती क्योंकि ये मैकेनिकल वेव्स हैं, तो ज़ीरो होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इस तरह की ऑब्जेक्टिव भी पूछी जा सकती हैं इम्तिहान में। 9वें चैप्टर की जाने मूव करते हैं। 9वें चैप्टर का ताल्लुक 10वें चैप्टर के साथ है। 9वें चैप्टर में से माइकलसन इंटरफेरोमीटर इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सरे डिफ्रैक्शन दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर बात की जाए इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की, तो इस चैप्टर में से भी जो वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लाइक एज आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं एक्सरे डिफ्रैक्शन के क्या यूजेस हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको 9वें चैप्टर में, उन पर भी जो वो आपको ग्रिप होनी चाहिए। 10वें चैप्टर की जाने पर अगर मूव करें तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर वहां पे एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा ये जो माइक्रोस्कोप से रिलेटेड सवाल हैं, मतलब टेलीस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, और कुछ इस चैप्टर में से किया जाए ना किया जाए, इन 3 पे आपको ग्रिप होनी चाहिए और फुली ग्रिप होनी चाहिए। और इनमें से एक आध क्वेश्चन जो हर साल जो वो पूछा जाता है। इसके अलावा जो वो एमसीक्यूज के हवाले से बात की जाए, सिंपल पेंडुलम को जब आप सिंपल माइक्रोस्कोप को जब आप पढ़ने लगते हैं, उसका आखिर में पैराग्राफ है m इज इक्वल टू, आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। m इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ ई, जो वो सिंपल माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला आप पढ़ते रहते हैं कि q ओवर p इंटू जो वो 1 प्लस डी ओवर एफ ई, इसी तरह से जो उसका पढ़ते रहते हैं कि एफ नॉट ओवर एफ ई। तो ये फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए। इसमें से अक्सर जो कैलकुलेटेड टाइप ऑब्जेक्टिव पूछी जाती हैं। एक और बात आपको एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की बात बताता चलूं। एक्सरसाइज में से जो वो पूछा जा सकता है कि मून को, चांद को देखा जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर, जो वो आमतौर पर वो उसे हाफ कवर अगर हो जाए तो फिर आप बताएं इमेज पर क्या असर पड़ेगा, चांद कितना नजर आएगा। तो चांद जो वो फुल ही नजर आएगा जो वो, लेकिन उसकी ब्राइटनेस जो वो डिम हो जाएगी। मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, इनके कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए ब्लू लाइट को क्यों यूज किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, आमतौर पर उसका क्या जो है वो काम है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह से वहां पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक बंदा गया अपने बच्चों के लिए जो खेलने वाली माइक्रोस्कोप ले आया, बच्चे उसके देखते हैं, खेलते हैं, तो फिर जो वो धुंधले उसको ऑब्जेक्ट नजर आते हैं, ऐसा क्यों है। तो ये पूछा जा सकता है। उसके बाद जो वो इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वहां पे एग्जिस्ट करता है जिसमें जो आप एफ नॉट ओवर एफ ई वाला फार्मूला जो अपनाते हैं, और जो वो 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के कुछ जो वो आंसर वहां पे नजर आ रहे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट 3 7वां शायद न्यूमेरिकल है, 7वां 6वां जो भी है वो न्यूमेरिकल है, उसे भी आपने जो वो प्रैक्टिस से अच्छी तरह से जो वो गुजारना है। लास्ट जो चैप्टर है वो 11वां चैप्टर है जिसका इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन CP माइनस CV इज इक्वल टू R है। जो अक्सर पूछा जाता है CP ग्रेटर देन CV जो है वो पूछा जा सकता है। कार्नेट साइकिल वहां पे इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशन, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइडियाबैटिक प्रोसेस भी वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती हैं। इस चैप्टर के जो वो अगर बात की जाए तो इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट 3 शॉर्ट क्वेश्चन CP ग्रेटर देन CV अक्सर पूछा जाता है कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या कंप्लीटली हीट एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। तो ये बातें कुछ जो वो आपको आनी चाहिए। छोटी छोटी रिवर्सिबल जो प्रोसेसेस हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स पर आपको ग्रिप होनी चाहिए। आपको मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पूरी बुक की मैंने कोशिश तो की है कि आपको इन पूरी बुक का पोस्टमार्टम करके जो बताया जाए कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनर पूछता रहता है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं जो वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स और जो वो कुछ और बातें और ख़ासतौर पे पेपर अटेम्प्ट का तरीकाकार के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर को, जिससे जो आपके 85 में से 85 मार्क्स जो है वो आए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।